और ये पहले नहीं, अभी ताजा ताजा मामला हमारे उत्तराखंड में, पूरे देश में हमारे उत्तराखंड शर्मसार हुआ है, हमारे उत्तराखंड का सर झुका है। और आज तक सबसे ज्यादा दुख और शर्मिंदगी इस बात की होती है कि जिस तरह से अंकिता भंडारी हत्याकांड में जिस तरह से सरकार की लीपापोती, जिस तरह से सरकार की लचर हो रही है। आप मुझे बताइए कि 18 अगस्त को अंकिता जब गुमशुदा होती है और 19 को उसकी रिपोर्ट राजस्व पुलिस को पुलकित आर्य द्वारा लिखाई जाती है, उसके बाद 23 तारीख को उनकी गिरफ्तारी होती है। और उस 23 तारीख की गिरफ्तारी के बाद भी आज तक जबकि स्पष्ट है, अंकिता भंडारी की चैट से स्पष्ट है कि वो सफेद पोस्ट जिसको बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, जिसको संरक्षण दे रही है, आज तक उसको पकड़ा नहीं गया है। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि सरकार की मंशा क्या है उत्तराखंड की बहनों के लिए, वो कितनी संवेदनशील है। ये इस सरकार ने संवेदनशीलता की सारी हदें पार कर दी। आप मुझे बताइए, मैं कल भी कह रही थी कि आप भाजपा सरकार से उम्मीद क्या कर सकते हैं? बिल्किस बानो के बलात्कारियों के जो आरोपी हैं, उनको बरी होने के बाद उनको बकायदा उनके आरोपों के लिए उनको माल्यार्पण करके उनको सराहा जाता है। तो जब इस तरह के कुकृत्य इस देश में हो रहे हैं, इस प्रदेश में हो रहे हैं, तो आम आदमी कहाँ जाएगा न्याय के लिए, कहाँ गुहार लगाएगा? सरकार का काम होता है दोषियों को सजा दिलवाना, ना कि उनको फूल मालाएं करके उनको सराहना। ठीक है लक्ष्मी जी, आपके पास आएंगे। उमा सिसोदिया जी, जिस तरह से कल ये बात सामने आई जिसमें बरी कर दिया गया, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पैरवी ठीक से नहीं कर पाई? क्योंकि निचली अदालत ने तो सजा सुनाई थी। अगर उसने सजा सुनाई थी तो इसका मतलब ये कि वो दोषी थे, और अगर वो दोषी नहीं थे तो उन्होंने इतने सालों तक सजा क्यों काटी? ये बड़ा सवाल है। और इस तरह के अगर बातें सामने निकल कर आएंगी, इस तरह से अगर इंसाफ मिलेगा, तो क्या नजीर हमारे आने वाली पीढ़ियों को जाएगा, नस्ल आगे के लोगों को क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए उमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, मैं इस मुद्दे पे तो शायद नेटवर्क की समस्या होने की वजह से हम आगे बात करेंगे। मीनाक्षी जी, यही सवाल आपसे है मेरा कि क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर जाएगा? जिस तरीके से आखिर दोषी कौन? जब वो दोषी नहीं तो आखिर दोषी कौन? ये सिर्फ आने वाली पीढ़ियों पे ही नहीं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हम लोग भी जो है, हम पे भी बहुत इस चीज का बहुत गलत असर हो रहा है। मुझे लगा आप देखिए, आपके ही चैनल पे हम कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के 30% जो क्षैतिज आरक्षण है उसकी हम बात कर रहे थे, तो बड़े मतलब खुशी थी कि हाँ ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सही फैसले ले रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये नजर आ रहा है कि कानून अंधा होता है, लेकिन अंधे के साथ साथ क्या बहरा भी होता है? क्या सारी चीजें सामने स्पष्ट होने के बावजूद भी जिस तरह से ये कोर्ट का वर्डिक्ट है, सोचिए इतना अनएक्सेप्टेबल है। और इसको तो उत्तराखंड से अगर मैं जोड़ के देखूं इस बात को, तो उत्तराखंड की बेटियों के साथ हम अंकिता के लिए सड़कों पे खड़े हैं, हम अंकिता के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं कि अंकिता जैसी अन्य बेटियां यहाँ पे ना, अन्य बेटियों के साथ ये सारी हरकतें ना हो। लेकिन आप देखिए, अगर यही चीज जब सुप्रीम कोर्ट से ये वर्डिक्ट आता है कि वो लोग दोषी हैं, उनको बिल्कुल बरी कर दिया गया, अब इसके आगे कोई न्याय मांगने आखिर जाए कहाँ? और अगर इसी चीज को हम अंकिता से रिलेट करके देखें, तो आप सोचिए कि अंकिता को वाकई में न्याय मिलेगा? वहां पे तो जो दोषी थे वो बहुत ज्यादा पैसे वाले परिवार से नहीं है, उसके बावजूद आप सोचिए कि 10 साल बाद केस चलता है और उनको बरी कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तो दोषी और भी बड़े रसूखदार से हैं और पैसे वाले हैं, तो क्या वाकई यहाँ पे अंकिता को न्याय मिलने की उम्मीद है? मुझे लगता है कि देखिए, जहाँ पे जनता जब सड़कों पे है, जनता न्याय की मांग कर रही है, और जहाँ पे जो दोषी हैं वो स्वयं इस चीज को, इन अपराधों को कबूल कर रहे हैं कि हाँ हमने मारा है, उसके बाद कौन सा कोर्ट, कौन सी फांसी, कौन सा सुप्रीम कोर्ट? आप देखिए, इससे ज्यादा क्या क्लैरिटी होगी जब दोषी स्वयं कह रहा है कि मैं दोषी हूं, मैंने उसको मारा है, उसके बाद भी आप हर तरह के सबूतों को मिटाने की कोशिश हो रही है। कहाँ सुरक्षित है बेटियां?
जब हमारी पहाड़ की बेटियां पहाड़ पे सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियों के लिए जब रोजगार नहीं है, तो जिसके कारण आप देखिए वो जिसका फैसला आया, किरण नेगी का फैसला, वो जो लड़की है वो भी बेचारी अपने घर परिवार को संभालने के लिए नौकरी करने बाहर गई थी। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार की समस्या है हमारी बच्चियों के लिए, जिसकी वजह से उनके साथ इस प्रकार के दुष्कर्म हो रहे हैं और इस प्रकार के उनको जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। इसके लिए मुझे लगता है कि किसी भी सरकार को, जो सरकारें हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि भाजपा सरकार ही, ये जो जितनी भी सरकारें आज उत्तराखंड में आई हैं, ये सारी की सारी दोषी हैं। आखिर क्यों नहीं ये इन बेटियों के लिए रोजगार उत्पन्न कर पा रहे हैं, या क्यों नहीं इस तरह का एक कानून बन पा रहा है हमारे पास कि हम इन लड़कियों को, इन बेटियों को सुरक्षित महसूस करा सके कि कल को यदि ऐसा कुछ होता है तो इस तरह का वर्डिक्ट नहीं आएगा, उनके साथ न्याय होगा। तो ये सच में बहुत ही दुखद है। कल का फैसला बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, और ये जो दरिंदे हैं, जिन्हें मैं कहूंगी जो हत्यारे होते हैं, इनके लिए तो ये एक तरह से इनके हौसले बुलंद करने वाला फैसला है। इन लोगों को तो लगेगा कि कहीं से भी कुछ भी करके आ जाओ तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाके हम लोग बरी हो जाएंगे। तो दिस इज रियली रिडिकुलस और अनएक्सेप्टेबल फैसला। बिल्कुल उमा जी, आपसे बात कर रहे थे, उस वक्त नेटवर्क इशू हो गया था। सवाल यही था कि क्या ये इस तरह से अगर बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा और अगर इस तरीके से क्या पैरवी ठीक से नहीं की गई और आने वाले समय में क्या ये इस तरह से अगर फैसले आएंगे तो क्या नज़ीर साबित होगी, आने वाली पीढ़ियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अनम्यूट कर लीजिए उमा जी। उमा जी अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये कहती हूँ कि मेरी दादी जी खुद एक फ्रीडम फाइटर रही हैं और 2005 में जब वो एक्सपायर हुए तो लास्ट तक उनके वर्ड ये होते थे कि अंग्रेजों का शासन ज्यादा बेहतर था। मतलब वो महिला जो आजादी की लड़ाई में कूदी, उसके बाद वो हमारी जो व्यवस्था रही आजादी के बाद, उसको खास तौर पर जो कानून व्यवस्था रही, उसको देखकर वो कहती थी कि इससे तो अंग्रेजों का शासन ज्यादा बेहतर था। तब हम लोग ज्यादा फ्रीडम में महसूस करते थे और ज्यादा आजादी से हम लोग बाहर निकलते थे और किसी तरह का कोई क्राइम नहीं था महिलाओं के प्रति। आज हम लोग किस रास्ते पर है, मेरी समझ से बाहर है कि बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे उनको आप लोग उनका टीका कर रहे हैं, उनके गले में मालाएं पहना रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देते हैं आप लोग कि आप किसी का भी रेप कीजिए, किसी के भी पेट पे लात मारिए, 7 महीने के बच्चे का आप अबॉर्शन करवा दीजिए और उसके बाद जब आप बाहर आएंगे तो आपको हीरो की तरफ पूजा जाएगा। घृणित, मतलब ये मानसिकता कितनी घृणित है। पूरा समाज देखिए, आज हम सब लोग उद्वेलित हैं। जो नेगी बच्ची का जो कल वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने किन साक्ष्यों पे उस वर्डिक्ट को दिया है मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन वाकई में लचर पैरवी वहां पर हमारी सरकार की तरफ से हुई है। सीधी और सिंपल बात है कि जो सामंतवादी सोच इस समय हमारे ऊपर हावी है कि महिलाएं दूसरे दर्जे की नागरिक हैं, महिलाओं के साथ कुछ भी होता रही है, चाहे वो 6 दिन की बच्ची हो, चाहे वो 80 साल की बुजुर्ग महिला हो, उनके मान सम्मान, उनकी अस्मिता का कहीं कोई मोल नहीं है। पूरे देश में राम भरोसे कानून व्यवस्था चल रही है। अगर आज मेरी बच्ची सुरक्षित है तो सिर्फ इस वजह से सुरक्षित है क्योंकि मैंने उनको सुरक्षा दी हुई है, क्योंकि मैं उनके पीछे पीछे 24 घंटे घूमती हूँ कि मेरी बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। अगर मैं सोचूं कि समाज में वो सुरक्षित है तो बिल्कुल वो सुरक्षित नहीं है। डर लगता है, बाकी में डर लगता है। एक बेटी की माँ को डर लगता है कि उसकी बेटी कब और कैसे किन दरिंदों के हाथ में जा सकती है। घबराहट होती है। मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल इजाजत नहीं देती कि वो कहीं शाम को घूमने चले जाए या अपनी सहेलियों के साथ कहीं जाए। 24 घंटे उनके साथ हमें साए की तरह रहना पड़ता है कि बेटा मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़कर आऊंगी, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। किसके यहाँ वो जाती है उनकी पूरा हमें देखना पड़ता है कि किसके घर में वो जा रही है, वहां पे कौन कौन पुरुष है, क्योंकि हमारा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है इस कानून व्यवस्था के ऊपर, हमारा भरोसा उठ चुका है जुडिशरी सिस्टम के ऊपर। ये चीजें सरकार को देखनी पड़ेंगी। ये चीजें मोदी जी अगर कहते हैं मैं 56 इंच का सीना, मोदी जी अगर कहते हैं सेल्फी विद डॉटर, मोदी जी अगर कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आज जो कुछ पूरे देश में चल रहा है और खासतौर पर उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार, उसके बावजूद अगर ये हालत हमारी बच्चियों की है तो डूब पड़ना चाहिए हम सब लोगों को, क्योंकि हम भी इसी समाज का हिस्सा हैं कि हमारी बेटियों के हत्यारे आज पूरी तरह से खुलेआम सड़क पर घूम रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ अपने कहना मन महसूस कर और हाथ में हाथ एक दूसरे बांध कर बैठे हुए और हम कुछ नहीं कर सकते। सच कहती हूँ, मेरा बस चले तो मैं इन लोगों को गोली मार दूं। मैं पब्लिकली इस बात को कहती हूँ, बहुत गलत हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ। सुनीता जी, क्या जवाब होगा आपका? क्योंकि जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है, निचली अदालत ने तो सजा दी थी लेकिन फिर उसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया, तो क्या
पैरवी ठीक से नहीं हो पाई? क्या सबूतों को सही से पेश नहीं किया गया? और इससे पहले जब सबूतों को पेश किया गया तो उन्होंने सजा काटी। तो आखिर देवभूमि की बेटी का हत्यारा कौन है? कौन है वो दोषी जिसने उनके साथ हैवानियत की? सुनीता विद्यार्थी। जी जी जी, देखिए विनय जी, जो ये वर्डिक्ट आया है बहुत ही स्तब्ध करने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या साक्ष्य रखे गए, किन साक्ष्यों के आधार पर ये निर्णय हुआ, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, तो ये निश्चित रूप से देखिए जो कोर्ट में साक्ष्य रखे गए होंगे उसके आधार पर ही उन्होंने ये सब किया होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या साक्ष्य जो वहां पे जैसे दिल्ली प्रदेश की जो पैरवी हुई थी उसमें उनको सजा भी मिली, उसमें उनको पूरे तरीके से जो है गुनहगार आरोपी साबित हुए वो लोग, और ऐसा क्या साक्ष्य बाद में जुट गया जिससे वो बरी हो गए? तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा चिंतनीय विषय हो गया है। सुनीता जी, क्योंकि देखिए आपको भी पता है कि सरकारी जो वकील होते हैं, क्या उनके स्तर पे उस तरीके की पैरवी की गई? क्योंकि देखिए डॉक्टर भी है, सरकारी अगर होता है, देखिए सरकारी का मोहर तो हर कोई लगाना चाहता है, लेकिन सरकारी स्तर पर काम कौन कितना करता है वो सबको पता है, उससे किसी से छुपा नहीं है। तो इसको लेकर क्या धामी सरकार अब इसको रिव्यू करेगी? क्या इसको लेकर वो आगे कुछ करने वाली है? इस पर हमें जवाब चाहिए आपसे। जी 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 विनय जी, मैं इसी बात पर आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का आपने सुबह भी आपने देखा होगा कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग जो हैं, उन्होंने कानून मंत्री जी से भी बात कर ली है, केंद्रीय कानून मंत्री जी से, और उनके वकील से भी बात हुई है, और इसको दोबारा जो है रिव्यू पिटीशन इसका डाला जाएगा, क्योंकि हम अपने उत्तराखंड की बेटी का किसी भी तरीके से जो अन्याय उसके साथ हुआ है वो होने नहीं देंगे, और हम पूरी पैरवी के साथ में दोबारा जाएंगे और अपनी बात जो है वहां पे उनसे उनके द्वारा रखवाएंगे। क्योंकि ये सवाल जो है आज देखिए, भले ही विपक्ष जो है आज रोजगार की बात को इससे रिलेट कर रहे हैं, कोई जो पुराने बानो जी के उससे रिलेट कर रहे हैं, मुद्दा ये नहीं है कि किस चीज से ये रिलेट हो रहा है। संवेदनशील बात ये है कि ये विद्यार्थी जी बात मुद्दे की नहीं है, बात महिलाओं की सुरक्षा की हो रही है। आप इसे मुद्दा मत बोलिए। लक्ष्मी जी सुन लीजिए, मत बोलिए, ये महिलाओं की सुरक्षा की रख लेना चाहिए आपको। अगर इसमें सुन रही मैं आपकी बात चाहिए तो आप बीच में बोलिए, आप अपनी टर्न पे बोलिएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या कहा कि हमारी ये जो, जैसे विनय भाई साहब ने बोला कि कई बार क्या होता है कि सरकारी कामकाज में लोग जो है वो लीनियंट हो जाते हैं, या फिर ये आरोप जो होता है सरकारों पे आ जाता है कि सरकार ने पैरवी सही से नहीं की। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद आज सुबह बात की है और इसको रीओपन करके, क्योंकि हमारा मेन मकसद है जिन लोगों ने ये जघन्य अपराध किया है उनको फांसी हो, उनको सजा मिले। हम इस चीज पर कायम है। हमने इसको रीओपन के लिए उनसे दोबारा जो भी गुंजाइश बनती है इसमें, देखिए तमाम एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट बैठे हैं, एक से एक तमाम लोगों को हम कंसल्ट कर रहे हैं कि जो भी इस केस में जैसी भी गुंजाइश बनती है इस केस को दोबारा लाया जाए, और जो सजा उनको निचली अदालत ने दी है वही उनको बरकरार रखी जाए, आगे उस पे उस तरीके से उस पे केस को देखा जाए। तो ये एक लीगल पर्सपेक्टिव हो गया। सेकंड चीज ये है जो मैं अभी कह रही थी कि आप मुद्दों के साथ ऐसे संवेदनशील चीजों को ना जोड़े, क्योंकि इनसे इन लोगों को शय मिलती है। अगर आप बोल रहे हैं कि मेरी बेटी इसलिए सुरक्षित है कि मैं सुरक्षा दे रही हूँ, कब तक? हम सब महिलाओं को एकजुट होकर आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि वो भाजपा की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, किसी दल की नहीं है, वो हमारी बेटी है। जिस दिन आप ये सोच अपने बात मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैंने यही बात कहना चाहती हूँ, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए क्या आप अपनी बेटी को अकेले घर से बाहर निकलने की परमिशन दे सकते हैं? आप बताइए, बेटी छोड़िए, दिल्ली प्रदेश को जाना चाहिए। व्यवस्था की हालत क्या है? केजरीवाल की सरकार मशीनें बांटती है, रेपिस्ट को घर में जाके मुंह मत खुलवाइए। यहाँ पर आप लोग जब गले में फूल माला डाल सोशल मीडिया पे उनका भगवा करेंगे, सोशल मीडिया पे राजनीति नहीं, कम से कम महिलाओं के विषय में राजनीति नहीं, प्लीज महिलाओं के विषय में राजनीति नहीं। आप लोगों की तरफ से कमी रही है, सरकारी वकीलों की तरफ से कमी रही है, आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए और सरकार अपना कर्तव्य निभा रही है। नहीं सुनूंगी। सुनीता जी, सवाल यह है कि क्या साक्ष्य पेश करने में कहीं कमी नहीं रही है, तभी तो ऐसी चीजें सामने आई हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा साक्ष्य पेश करने में, दलीलें देने में जो पैरवी हुई है उसमें ढिलाई हुई है?
अगर ढिलाई हुई है तो तभी ये तो चीजें आई हैं सामने। सुनीता जी, जी क्या बोले? क्या सुप्रीम कोर्ट में जो साक्ष्य पेश किए गए हैं, क्योंकि निचली अदालतों ने तो फैसला सुना दिया था, लेकिन अब जो उन्हें बरी किया गया तो कहीं ना कहीं साक्ष्य पेश करने में, सबूतों को इकट्ठा और उनको अदालत तक ले जाने में कमी तो आई है ना, तभी तो ये चीजें सामने आ रही हैं। ऐसा होता है, जब देखिए पुराने केसेस में क्या होता था, ये मेरी सारी तमाम बहनें यहाँ पे जो भी को पैनलिस्ट बैठे हैं ना, सब इस चीज के गवाह हैं कि ये सब चीजें, ये जो ढीली पैरवियां होती हैं, ये इसीलिए होती है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत लंबा होता था। इसीलिए हमने इतनी पुरजोर कोशिश करके फास्ट ट्रैक की अब व्यवस्था की है कि ऐसे केसेस जहां सामने रेपिस्ट है उनको तो तत्काल वहां पे जो है सजा का प्रावधान हो, और उनकी ऊपर जितनी जल्दी उन पे कार्रवाई हो, उतना ज्यादा समाज के लिए अच्छा है, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। क्योंकि ऐसे लोग हर प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं, माँ बाप को प्रेशर में लाते हैं। कई बार आपको क्या लगता है कि माँ बाप को प्रेशर में नहीं लाया जाता? निर्भया जब केस हुआ था तब उनकी माँ को कितना प्रेशर में रखा गया था। तो ये तमाम चीजें होती हैं, इसमें सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। जहां हमको लगता है कि संशोधन की जरूरत है वहां संशोधन हो रहे हैं, और हमारी यही है कि ऐसे केसेस में इफ बट ना हो, कोई राजनीति ना हो, एक साथ सबकी आवाज उठे और बच्चियों को न्याय मिले। अगर इनको रोजगार, बिल्कुल सुनीता जी, के न्यूज इंडिया यही चाहता है कि पक्ष विपक्ष सब मिलकर देवभूमि की बेटियों को न्याय दिलाए, इसीलिए हम लगातार इस चीज पर चर्चा कर रहे हैं। कल भी इस चीज पर बहस हुई थी और आज भी इस चीज पर बहस हुई है। अभी आपके पास आएंगे मनोज ध्यानी जी। सवाल यह है कि जब निचली अदालत ने 10-11 साल की सजा उनको दी, दोषी उन्हें करार दिया और उन्हें अब बरी कर दिया गया, तो आखिर दोषी कौन है? और अगर दोषी वो नहीं है तो उन्हें 10-11 साल की जो सजा दी गई, 11 साल की, तो आखिर उनके साथ भी तो गलत हुआ है। यह भी सवाल खड़ा होता है यहां पर। मनोज ध्यानी जी, अनम्यूट कर लीजिए। जी विनय जी, आ रही होगी मेरी आवाज? जी आ रही है जी। देखिए, मैं ये बात बिल्कुल साफ गोई से सबसे पहले रखना चाहता हूं कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया है वो बड़ा ही निराशाजनक और पूरे प्रत्येक जो सभ्य समाज का व्यक्ति है उसमें शोभ भरने वाला है। दो दुर्दांत अपराधी जिन्होंने अपहरण, बलात्कार, उसके बाद शव को शत विक्षिप्त करके मर्डर किया, उन लोगों को छोड़ देना, और जिनको फांसी की सजा न केवल निचली अदालत बल्कि उच्च न्यायालय ने भी उसको बरकरार रखा था। यानी हमारे जो निचली अदालतों के या उच्च न्यायालय की जो जहां पर ये पैरवियां हुई होंगी, या तो वहां गलत हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में आके कोई और ही दृष्टिकोण पैदा हो गया। मैं एक बात जरूर रखना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने अगर ये कहता है कि ये दुर्दांत अपराधी निर्दोष हैं, तो फिर दोषी कौन है? ये भी सर्वोच्च न्यायालय का दायित्व बनता है कि उनको निकलवाए, और यदि पुलिस ने कोई खामी की है पैरवी में तो उनको दंडित करे। मैं जजमेंट को पढ़ रहा हूं और उस जजमेंट के भीतर मुझे जो चीजें दिख रही हैं उसमें फॉरेंसिक जांच में खामी बताई गई है, उसमें जो गवाहों का निशानदेही है। बिल्कुल 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 मनोज ध्यानी जी, आपके आगे बात सुनेंगे। अभी ब्रेक का समय हो गया है तो अभी ब्रेक लेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर है जहां पर भारत में दिखना शुरू हुआ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। अरुणाचल के ईटानगर में दिखना शुरू हुआ चंद्र ग्रहण। भारत में दिखना शुरू हुआ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। अरुणाचल के ईटानगर में दिखना शुरू हुआ चंद्र ग्रहण। तो भारत में दिखना शुरू हुआ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। तो आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है जहां अरुणाचल के ईटानगर में दिखना शुरू हुआ यह चंद्र ग्रहण। भारत में दिखना शुरू हुआ साल का यह आखिरी चंद्र ग्रहण। अरुणाचल के ईटानगर में दिखना शुरू हुआ चंद्र ग्रहण। भारत में दिखना शुरू हुआ साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। अरुणाचल के ईटानगर में दिखना शुरू हुआ चंद्र ग्रहण। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और भारत में अब यह दिखना शुरू हो गया है, यह साल का आखिरी चंद्र ग्रहण। देवभूमि के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम चर्चा कर रहे हैं कि देवभूमि की दो बेटियां अंकिता और अनामिका को इंसाफ कब। हमारे साथ पैनल में तमाम लोग मौजूद हैं। मनोज ध्यानी जी आपसे बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, तो अपनी आप बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैंने बताया कि जो मैं रिपोर्ट, जो आदेश पढ़ रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का, उसमें फॉरेंसिक जांच पे खामी बताई गई है। जो फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पुलिस के द्वारा कराई जाती है, उस पे एंगल्स पे खामियां उठाई गई हैं। उसमें मैं ये देख रहा हूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम ऑफ डेथ मेंशन नहीं है। इस बात की बात उठाई गई है। गवाहों की निशानदेही पे सवाल उठाए गए हैं और जो कमजोर पैरवी है, उसके साथ साथ जो निचली अदालतों में जो माननीय जजों ने जो फैसला दिया, उनके लिए भी कुछ हिदायतें उसमें जारी की गई हैं। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अगर इतना जघन्य अपराध कहीं पर भारत के किसी भी कोने में होता है, तो वहाँ पुलिस और जो जांच के बल हैं, जो विवेचना करते हैं और जो अदालतों में ये मुकदमे लड़े जाते हैं, क्या ये सिर्फ हवाई चलता रहता है? कल मैं इसी चैनल में था और जो पीड़िता थी, उनके पिता कह रहे थे ये दुकान बंद कर दी जानी चाहिए। भारत के भीतर, नागरिकों के भीतर अगर इस तरीके का सोच पैदा होने लग जाएगी कि उन्हें न्यायालयों में न्याय नहीं मिलेगा, तो इसके गंभीर परिणाम पूरे लोकतंत्र के लिए जारी होंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आज उत्तराखंड में तमाम संगठन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और यहाँ पर भी नागरिक संगठन यही बात कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में देरी करना, उसमें महिला डॉक्टर को सम्मिलित न करना, उसको जानबूझकर छुपाना, जो शव जो था उस लड़की को, उसको बॉडी को तुरंत में जला देने की कोशिश करना, बहुत सारे ऐसे वहाँ जो बुलडोजर चलाकर साक्ष्यों को मिटाने के जो तरीके हैं, यही तरीके अगर मान लीजिए आज यहाँ की निचली अदालत या उच्च न्यायालयों से इन दोषियों को सजा मिल जाएगी, फिर यही तर्क वहाँ बड़ी अदालत में पेश होंगे और वहां पर भी अपराधी छूटेंगे। बिल्कुल मनोज ध्यानी जी, इससे एक बात और याद आती होगी, अंधा कानून आपने फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की, जिसमें अमरीश पुरी का कत्ल के इल्जाम में वो सजा काटते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस आदमी के लिए, जिसके कत्ल के इल्जाम में उन्होंने ये सजा काटी है, वो इंसान असल में जिंदा है और जिसको अदालत में दौड़ाकर वो मार देते हैं। और उनका ये कहना होता है कि आखिर जिस व्यक्ति को मारने के बाद मैंने सजा काट ली, अब दोबारा उसको मारने पे क्या सजा हमें अदालत देगी, और जज साहब के पास भी कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन ये रियल लाइफ नहीं है मनोज ध्यानी जी, ये रियल लाइफ है और ये सारी चीजें, ये जो वाक्य हो रहे हैं, ये झकझोर दे रहे हैं इंसान को पूरी तरीके से कि ऐसा भी हो रहा है कि आखिर दोषी कौन है, वो दोषी अगर ये नहीं तो कौन है, और बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? भारतीय समाज को देखिए बिल्कुल उठना पड़ेगा। हम लोकतंत्र की ये जो 4 स्तंभ हैं, इनको दूध का धुला मानकर ना चलें। हम वहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है, किस तरीके से खेल होते हैं, इसको बहुत लोग जानते हैं और मैं इस बारे पे बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ
कि आज देश के तमाम राजनीतिक दलों को, सामाजिक संगठनों को, चिंतकों को, बुद्धिजीवियों को सरकार से मांग करनी चाहिए कि महिला अपराध पर हुए जितने भी मामले हैं जो सर्वोच्च न्यायालय तक गए, उनके ऊपर एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और उस श्वेत पत्र के माध्यम से ये बात निकल कर आनी चाहिए कि कितने मामलों में आखिर दोषियों को सजा होती है और कितने मामले दबा दिए जाते हैं या कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। इस पे एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए और बहुत आवश्यक है कि पूरे भारत की जनता जो एक आम नागरिक का न्याय है उसके लिए एकजुट होकर यहाँ पर दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करे और उत्तराखंड सरकार को इस पे बहुत बढ़ चढ़कर पैरवी करनी चाहिए। ठीक है मनोज ध्यानी जी, एक सवाल छोटा सा जवाब, और भी लोगों से हमें बात करना है। जो मदद के चीजें, पीड़ितों के परिवारों को मदद दी जाती, चाहे वो सिलाई मशीन की बात हो और भी बातें हो, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि सिर्फ मदद के नाम पर क्या इस चीज को दबाने की कोशिश की जाती है? उन परिवारों को आश्वासन तो दिया जाता है इंसाफ मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलता है, सिर्फ मदद करके चीजों को उस पर पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। सवाल मेरा ये मुझे इस आदेश का जो हास्यास्पद पहलू जो लगा वो ये लगा कि उसमें ये कहा जा रहा है कि जो पीड़ित का परिवार है उसको मुआवजे के जो अधिकार है अगर उसे अभी तक नहीं मिला, यहाँ पर कोई मुआवजे की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर न्याय की बात कर रहा है, ऐसे अपराध करने वालों के लिए दंड की बात कर रहा है ताकि एक नजीर बने और भविष्य में कोई भी अगर ऐसी हिमाकत करता है तो वो हिम्मत ना कर सके। कानून को इतना कठोर होना पड़ेगा। ये महिला सुरक्षा का सवाल है, ये प्रत्येक बहन बेटी की सुरक्षा का सवाल है और ये इस तरीके का फैसला आना कि समाज में दरिंदों के लिए ये आमंत्रण हो जाएगा कि आइए और भेड़िए बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये इस तरीके के फैसले स्वीकार नहीं किए जा सकते। चाहे इसे आप हमारी भावनाओं का सिर्फ मात्र भावनाएं करार दें, लेकिन इस तरीके के फैसले अपराध को बढ़ावा देंगे। और किसी भी राजनीति, मैं यहाँ पर विशेष तौर से एक टिप्पणी करना चाहता हूँ कि जब महिलाओं पे अपराध की बात आती है और इस तरह से हीनस क्राइम होते हैं जो रेप से जुड़े रहते हैं, उसमें कम से कम जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा, इस आधार पे कोई भी नागरिक इन चीजों को न देखे और जो इस तरीके के अपराधी हैं उनको कड़ा से कड़ा दंड देने के लिए प्रत्येक नागरिक की एक ही वॉइस होनी चाहिए। मैं तो एक बात और आगे करता हूं कि इनके माँ बाप जिन्होंने इनको पैदा किया उनको स्वयं इनको गोली मार देनी चाहिए, ऐसे लोगों को, ऐसी औलादों को। जी बिल्कुल। उमा जी आप कुछ कहना चाहती हैं? उमा जी। जी मैं बिल्कुल एक चीज कहना चाहती हूँ, ये क्राइम जो है ये सिर्फ एक महिला के प्रति क्राइम नहीं है, देश की 70 करोड़ महिलाएं, आधी आबादी हमारे हिंदुस्तान की 70 करोड़ महिलाएं, अगर एक भी गलत वर्डिक्ट कहीं से आता है, सुप्रीम कोर्ट से आता है, तो आप सोचिए उन 70 करोड़ महिलाओं के जीवन पर, उनके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ बात किसी एक महिला की नहीं है, 70 करोड़ आबादी, बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की। अब ऐसे में अगर सरकार जो है इस तरह की पैरवी करके, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस तरह के वर्डिक्ट अगर आते हैं, कहीं ना कहीं देखिए गलती हमारे जो वकील है उनकी रही है, सुप्रीम कोर्ट ने किस हिसाब से वर्डिक्ट दिया। निर्भया कांड हुआ, पूरे देश को ये उम्मीद जगी कि शायद इसके बाद दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में दोबारा निर्भया कांड नहीं होगा, सख्त कानून बने। निर्भया कांड के जो दोषी थे वो इतने हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे, उसके बावजूद 9 साल लग गए निर्भया कांड के दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में। और अभी अंकिता भंडारी केस हो या नेगी जी का केस हो, ऐसे में तो हाई प्रोफाइल लोग हैं। खुद बीजेपी की पूरी सरकार अंकिता भंडारी के दोषियों को बचाने में छुटी हुई है क्योंकि उसके फादर बीजेपी के बड़े अधिकारी हैं। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आम आदमी पार्टी के नेता भी किसी जघन्य अपराध में शामिल होंगे तो मैं सबसे पहले होंगी जो उनके खिलाफ बोलूंगी। लेकिन आज वाकई में ये देश, ये 70 करोड़ महिलाएं इस बात की मांग करती है कि सख्त कानून होना चाहिए, जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए और फांसी के फंदे तक होना चाहिए। क्योंकि बात यहाँ पर सिर्फ एक अंकिता भंडारी की नहीं है, बात यहाँ पर 70 करोड़ महिलाओं की है, बात यहाँ पर, और खासतौर पर जो बीजेपी की महिला नेत्रियां हैं, मैं कहना चाहूंगी आज सत्ता आपके हाथ में है, आज विधानसभा में आपके लोग बैठे हैं, संसद में आपके लोग बैठे हुए हैं, आपका नैतिक कर्तव्य हमसे कहीं ज्यादा हो जाता है। तो क्या? हाँ सुनीता जी बोलिए। सुनीता जी कुछ बोलना चाहती हैं?
मैं कह रही हूँ, उमा बहन जी ने बोला कि आप पार्टी के अंदर कोई बलात्कारी होगा तो मैं उनके खुद उसके बारे में कहूंगी। मैं पूछना चाह रही हूँ, आप पार्टी के नेता आफताब सिद्दीकी जी हुए, उनके बारे में मैडम क्या ख्याल रखती हैं? बताइए, क्या बोलेंगी उनके लिए? सुनीता जी, हम देवभूमि की दो बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि क्या मेरा ये जो यहाँ पर सवाल है कि आखिर उनका दोषी कौन है, और अगर उनका दोषी वो नहीं है तो उनके दोषी हैं कहाँ? देखिए, चर्चा जो मेन है ना, अगर देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, इंसाफ की बात कर रहे हैं। लगातार हम के न्यूज इंडिया पर यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा। सवाल ये नहीं खड़ा होता कि किस पार्टी में कौन है क्या है, वो आप चर्चा के बाद भी बात करके कर सकते हैं। यहाँ पर किसी को कोई पर्सनल हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करने आए हैं। बिल्कुल आपके पास आएंगे। लक्ष्मी जी, क्या ये जो फैसला आया है, इस फैसले के बाद क्या हमारी पीढ़ियों पर असर जाएगा? देखिए विनय जी, मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, मैं भी सुनीता जी की बात सुन रही थी, वो जिस तरह से कह रही थी कि सरकार दोषियों को बिल्कुल नहीं बचाएगी और बिल्कुल संवेदनशील है उत्तराखंड की भाजपा सरकार। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सुनीता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी के मामले में आपकी सरकार इतनी लापरवाही क्यों कर रही है? नहीं, पहले मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बारे में नहीं बोली, मेरे क्वेश्चन का जवाब पहले मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे बताइए, ऐसी सरकार को क्या जल्दबाजी थी कि रात के अंधेरे में आपके स्थानीय विधायक रात के अंधेरे में वंतरा रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिए, और आम जनमानस जो आज तक सड़कों पे उतरा हुआ है, वो जब सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो आपकी सरकार सीबीआई जांच से क्यों बच रही है? दूसरी बात, आज तक 1.5 महीना बीतने के बाद भी आज तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? आप एसटीएफ के गठन के बाद आज तक वो जांच कहां बढ़ी, कौन से तथ्य सामने आए हैं, कितने लोगों को? दूसरी बात, आज तक उस पर चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं हुई है आज तक? और जब सफेद पोश का नाम, क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको बचाने का काम सरकार कर रही है। ठीक है, आप मुझे बताइए, जब से ये जांच आप हुई है तब से इस पे कहां आगे बढ़ी है, बताइए। और दूसरी बात, ये आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है। ठीक है लक्ष्मी जी, आपके सवालों के जवाब लूंगा मैं, आपके सवालों का जवाब लूंगा, सुनीता जी से मैं लूंगा। हमारे साथ डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता जी हाईकोर्ट से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि आखिर जब इन्हें सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बरी कर दिया गया, इन्होंने सजा भी काटी निचली अदालत के फैसले पर, तो आखिर कमी कहां रही? सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये दोषी नहीं तो दोषी कौन, और अगर इन्होंने उसकी सजा काटी है तो आखिर इनके साथ भी तो गलत हुआ। ये दोनों पहलुओं की ओर नजर डाल के बताएं सर। शायद संपर्क टूट गया है, आगे हम संपर्क करना चाहेंगे। हाँ सुनीता जी, आप कुछ कह रही थी लक्ष्मी जी के सवालों का जवाब। उनके 4 सवाल आए और सवाल का भी ये एक एक करके जवाब लेंगी। मेरे 2 सवाल और थे, मुझे बोलने नहीं दिया गया। विनय जी प्लीज मेरे सवालों को पहले पूरा होने दीजिए। जी बोलिए। आम जनमानस के सवाल हैं, ये आम जनमानस के सवाल हैं। आप मुझे बताइए, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली आपकी सरकार, आप मुझे ये बताइए कि आज तक भाजपा की एक महिला छोटे किसी भैया नेता का भी बयान अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांगने के लिए आया? उनके आरोपियों की सजा दिलाने के लिए एक भी महिला का बयान या एक भी नेता का बयान आया? हमारे प्रधानमंत्री जी केदारनाथ आते हैं और बात बात पे मन की बात करने के लिए एक भी शब्द उन्होंने अंकिता भंडारी के हत्याकांड पे बोला, उसके लिए न्याय के लिए बोला? क्यों नहीं बोला? आपके नेता, आपके विधायक, आपके संगठन मंत्री पे महिला का आरोप लगता है, आपने क्या किया उनके लिए? क्या किया बताइए? 8 क्वेश्चन हो गए। अब सुनिए, नंबर 1 क्वेश्चन था सीबीआई क्यों नहीं अंकिता भंडारी के केस में, आपका ये क्वेश्चन है और पूरी जनता का क्वेश्चन है। और मैं यहाँ पे अपनी सरकार का स्टैंड रख रही हूँ कि जैसे ही रेगुलर पुलिस के पास में केस आया, हमने तुरंत कार्रवाई करके उसी वक्त जो है उन लोगों को गिरफ्तार करवाया। मामला कोर्ट में है, कंपनी पे आप सीबीआई जांच करवा देते हो। आपके महिला नेता सोनाली फोगाट, जिसको पता है कि ओवरडोज के कारण उसकी मौत हुई, उसके आप सीबीआई जांच करवा देते हो। आप अंकिता भंडारी के मामले में क्यों बच रही हो? क्यों बच रही है आपकी सरकार दोषियों को बचाने को? क्योंकि पता है उसके पीछे सफेद पोस्ट नेता आएंगे, उसके संरक्षण दे रही है आपकी सरकार उन लोगों को।
आपको मैंने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सेकंड चीज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है लीगल एक्सपर्ट्स की जानकारी। आप मुझे ये बताइए ना कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप उसी का जवाब दे रही है लक्ष्मी जी, उसी का जवाब दे रही है। अगर नहीं देंगे तो अभी हमारे पास, हम आगे उनसे बात करेंगे इस पर, बोलने दीजिए उन्हें। आपने बोला कि कोई भाजपा की एक महिला, एक नेता का नाम बता दीजिए जिसने अंकिता भंडारी के केस में आवाज उठाई। आप मेरा ना डे 1 से देख लीजिए मेरे फेसबुक और पेज। आपके नेता तो सोशल मीडिया पे अभद्र बयानबाजी कर रहे थे मैडम। आपके नेताओं की अभी पोस्ट दिखाती हूँ कि सोशल मीडिया पे किस तरह से उन्होंने अंकिता भंडारी के मामले को अभद्र बयानबाजी की है। लक्ष्मी जी, सुनीता जी, अगर हो गया हो तो हमारे पास और भी गेस्ट हैं पैनल में, उनसे भी बात करनी है, समय थोड़ा कम है हमारे पास। इतना बड़ा महिला मोर्चा और सिर्फ अपना एग्जाम्पल दे रही है सुनीता जी आप। मैंने बोला डे 1 से मैं लड़ रही हूँ और मैंने आप यहाँ पे वही कह रहे हैं कि सिर्फ एक अपना एग्जाम्पल दे रही है। उषा चौहान जी जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें निष्कासित कर दिया गया, उन्होंने कहा, फिर उन्होंने एग्जाम्पल मैं भी दे रही हूँ। ठीक है सुनीता जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। हमारे साथ अधिवक्ता हाई कोर्ट से जुड़ चुके हैं, डॉक्टर कार्तिकेय हरिगुप्ता जी जुड़ चुके हैं। और कार्तिकेय सर, सवाल ये है कि जब निचली अदालत ने सजा सुनाई और दोषियों ने सजा भी काटी, लेकिन उसके बाद उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से बरी किया गया, तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर दोषी कौन, और अगर दोषी वो नहीं तो आखिर उनके ऊपर दोष कैसे आया और उन्होंने इतने सालों तक सजा काटी, इस पर बताएं। आप तो ये अंकिता भंडारी हत्याकांड के बारे में पूछ रहे हैं या? जी, अनामिका की बात कर रहा हूं मैं। अनामिका जी, अनामिका वाले केस में व्हाटएवर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, सवाल ये नहीं, हम न्यायालय पे नहीं सवाल उठा रहे, हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या साक्ष्य पेश करने में कोई कमी हुई। वो तो इट्स ए रेगुलर फीचर पे, इसमें किसी को ब्लेम गेम करने की जरूरत नहीं है। इट्स नॉट अबाउट वन पॉलिटिकल पार्टी, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज टू बी ब्लेम फॉर दिस। पहले वाले लोग भी यही करते थे, जो आजकल है वो भी यही करते हैं। इसलिए आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। ये पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है हमारे कंट्री में, इट हैज ऑलवेज बीन लाइक दिस, वेरी वेरी पुअर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वी ऑलवेज सी। अनामिका कांड हो या अंकिता कांड हो, always this kind of investigation we see in the honorable court. Courts always decide on the basis what prosecution presents before them. और ये सब पॉलिटिकल पार्टीज आपस में करते रहते हैं ब्लेम गेम। व्हेनेवर वन जब दूसरे पावर में आते हैं, ये बहुत पुरानी यहाँ पर हमारे कंट्री में लॉ कमीशन ने कई दफा कहा है कि पुलिसिंग को इन्वेस्टिगेशन से अलग करो, पर अब सब बातें ही होती रहती है, सब इसके मन की बात उसके मन की बात, पर आज तक तो पुलिसिंग इन्वेस्टिगेशन से कभी अलग हुई नहीं है। अब जो पुलिस वाला कल तक चौराहे पे खड़ा होकर वो क्या ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, नेक्स्ट डे उसको मर्डर इन्वेस्टिगेशन में भेज रहे हैं। इट्स ऑल इज लाफेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट प्रोसिक्यूशन, और ये हमेशा हुआ है। नॉट ओनली दैट पॉलिटिकल पार्टी बट दिस पॉलिटिकल, सब एक जैसा है जी। कोर्ट्स में for prosecution always, most of the time prosecution fails because there has been a very very poor investigation. अभी there is a recent murder of a poor girl, अंकिता भंडारी केस चल रहा है, उसमें भी CBI why this CBI business is coming time and again? अरे CBI के पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है। लोकल पुलिस इज द बेस्ट पुलिस विच कैन इन्वेस्टिगेट। अब हर कोई आदमी सीबीआई की मांग करने लगता है। सीबीआई इज सिटिंग सो फार अवे, क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? और आप कभी कोर्ट में आइए, सीबीआई की चार्जशीट देखिए, 1,000 पेज की चार्जशीट भेज देते हैं कोर्ट में, कौन पढ़ेगा उनको बैठ के? और बाकी लोकल पुलिस का ये हाल है कि वो कभी ट्रैफिक, कभी वीआईपी। अरे वीआईपी ड्यूटी से छुट्टी दो उनको तो इन्वेस्टिगेट करेगा ना। बट सब पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, मर्डर्स होते रहते हैं, रेप होते रहते हैं, कोर्ट में आके फिर हार जाते हैं। अभी कल भी जो जजमेंट आया है, भाई आप हारेंगे तो हारेंगे ही ना। डिफेंस काउंसिल आपका सारा प्रोसिक्यूशन इधर उधर कर देता है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कुछ होता नहीं है। अभी ये जो लेटेस्ट यहाँ मर्डर हुआ, बुलडोजर चल गया। ऑनरेबल कोर्ट हैज आल्सो सीन दैट। बुलडोजर क्यों चल गया भाई? बुलडोजर जस्टिस हैज डन द वर्स्ट काइंड ऑफ अफेयर।
अब सारा इन्वेस्टिगेशन, क्या इन्वेस्टिगेशन होगा जब उसमें सारा एविडेंस तो खत्म हो चुका है। लेकिन कार्तिकेय जी सवाल ये भी है ना कि अगर पुअर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इसको लेकर अगर अब बात करें तो क्या आगे इस पर सरकार अगर चाहे तो रिव्यू लेकर जा सकती है, क्योंकि देवभूमि की बेटियां हैं, चाहे अंकिता की बात करो। बात बिल्कुल ठीक है। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में रिव्यू अलाउ होना, इट्स ए 1 in 1000 केस, ऐसा कभी होता है। और ये वहाँ हम लोग भी खुद भी देखते हैं, बड़ा थोरो एग्जामिनेशन ऑनरेबल कोर्ट करती है। जब मर्डर और रेप जैसे संगीन अपराध शामिल होते हैं तो अगर एक्विटल होता है तो इट्स नॉट दैट कि उन्होंने ऐसे ही एक्विटल कर दिया है। ये बहुत दुखद बात है कि किसी बहन बेटी के साथ इस तरीके का हुआ, बट देन ऑल ब्लेम गोज टू प्रोसिक्यूशन एंड द पुअर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये लॉन्ग स्टैंडिंग लॉ कमीशन की डिमांड है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से अलग कीजिए। In most of the developing countries, investigating affairs and policing affairs are separate. But हमारे यहाँ वही पुलिस, मैं अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल वो वीआईपी ड्यूटी में लगा था, आज चौराहे पे वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा है, कल उसको बोलेंगे मर्डर इन्वेस्टिगेशन करिए। ऑल दिस इज लाफेबल स्टेट ऑफ अफेयर्स। जब सब खत्म हो जाता है तो फिर तो केस तो हारना ही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि अगर वो दोषी नहीं तो कौन दोषी, क्योंकि जो हैवानियत हुई है वो तो किसी ने की। बिल्कुल सर, कोई ना कोई तो दोषी है। आपको मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब अभी लास्ट ईयर आपने सुना होगा कि 4 लोगों को ये तेलंगाना वहां पे हैदराबाद के वहां एक रेप और मर्डर हुआ। लोगों ने, पुलिस भी उसमें शामिल थी, लोग बड़ा दौड़ पड़े, 4 लोगों को मार डाला। आप कह रहे ना कौन दोषी, मैं उसका आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसको पता है वो 4 दोषी थे? लोग वहां दौड़े चले गए, लोगों ने 4 लोगों को मार दिया और सबने शोर मचा दिया कि ये थे मर्डर, ये थे मर्डर। अरे किसको पता था कौन दोषी? अभी जैसे ये केस है, आपने क्या है, एकदम बॉस्ड अप इन्वेस्टिगेशन है। कोई चार्जशीट में ऐसी चार्जशीट आती है, 4 लाइन स्टेट पुलिस लिखती है, सीबीआई को भेज दी तो 4000 पेज लिख देंगे। और क्या होता है उसमें? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का कोई कल्चर डेवलप हुआ ही नहीं। अब उसके बाद कोई ना कोई तो दोषी था। अब कैसे डिसाइड होगा? जिनको स्टेट ने दोषी समझे के प्रोसिक्यूशन ने पेश किया वो तो छूट गए, अब कोई ना कोई तो दोषी था। इसका मतलब भाई जब मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, तो समवेयर देयर वाज अ गिल्टी, बट देन इट वाज अ utter failure of the state and its prosecution agencies to brought those people to before the court and present proper evidence so that guilty could have been punished. एंड ये होता रहेगा जब तक कि सीरियस थॉट्स नहीं होंगे। एक दूसरे पे ब्लेम कर देते हैं, कोई पिछली पार्टी जो हार जाती है इलेक्शन वो अगले पे ब्लेम करने लगती है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, ये तो 20-25 साल पुरानी है, आज की थोड़ी है। इसमें सभी पार्टीज की सरकारें बन चुकी हैं। आज तक तो किसी ने, हमने तो सुना नहीं कोई कहता हो कि पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन को अलग करना चाहिए, कोई सीरियस थॉट हुआ हो। कहाँ होता है? ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। जब तक ये सब सीरियस थॉट नहीं होगा ये सब होता रहेगा। अल्टीमेटली हम लोग दुख मनाते रहेंगे, बट लॉ एंड ऑर्डर जब तक कैसे ठीक होगा अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, प्रॉपर ट्रायल के बाद पनिशमेंट नहीं होगा। समवेयर सम गिल्टी इज हैप्पी दैट। बिल्कुल कार्तिकेय जी, लेकिन इससे तो सिस्टम पर सवाल उठता है और इस पर क्या सोल्यूशन है ये भी बताइए जरा। बिल्कुल सर, सिस्टम पे ही सवाल है और एक बार नहीं 1000 बार सवाल है। जितने पैनलिस्ट हैं सभी माननीय लोग, आप पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े ओहदों पर हैं। हम लोग तो बड़ा अलग रहते हैं, हमारा एक कोर्ट का दायरा है, यहीं पर रहते हैं, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं। बट मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, सभी माननीय पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, अपनी अपनी सब पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से रिक्वेस्ट करिए, इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग को अलग कीजिए। ये आज से नहीं, पिछले 20 साल से लॉ कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। बट आज तक तो अब मुझे नहीं लगता कि आपने भी शायद ये सुना हो, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता इस बारे में। पुलिसिंग और इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट इन ऑल द डेवलप्ड वर्ल्ड इज अ सेपरेट अफेयर। आप किसी भी एंगल से उस पुलिस वाले से जो आज खड़ा होके वीआईपी ड्यूटी में, जो सुबह 10 से 12 बजे तक यहाँ वीआईपी ड्यूटी करता है और एस्कॉर्टें ले लेके घूम रहा है बेचारा, उसको आप कहेंगे कल मर्डर इन्वेस्टिगेशन करना, ये एब्सर्ड टॉक है। दिस कैन नॉट फंक्शन।
कार्तिकेय जी, क्या वकीलों की तरफ से भी पैरवी में कमी आई है? क्योंकि सरकारी वकील, देखिए, आई डो नॉट वांट टू ब्लेम अननेसेसरीली मैं एनी लॉयर। मैं इस प्रीमाइस पे चल रहा हूँ कि सभी लॉयर अपने प्रोफेशन से बड़ा ऑनेस्टली काम करते हैं, और एटलीस्ट हमारे यहाँ हम जहाँ हाई कोर्ट में हम देखते हैं सरकारी वकील भी हो, प्राइवेट वकील भी हो, और ऑनरेबल कोर्ट जजेस, सभी लोग ये कोशिश करते हैं कि जो भी प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस प्रेजेंट किया है उसका बेस्ट एप्रिसिएशन हो और उसके बाद एक वर्डिक्ट हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप देख लीजिए, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टेट के काउंटर एफिडेविट्स हैं जो कि which are based on the facts presented by the investigating officer, वकील अपने मन से तो उसमें प्लीडिंग नहीं लिख सकता। नहीं, ठीक है। एक सवाल यहाँ पर ये भी है, क्योंकि वकील साहब देखिए, बात ऐसी है कि सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि जो निचली अदालत थी उसने एविडेंस पाए, उसने फैसला सुनाया, उसने सजा दी, दोषी करार किए गए, फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा, अब जो है उन्हें बरी कर दिया गया। तो ऐसा क्या उन्होंने पाया और ऐसा क्या इन्होंने खोया, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात सही है। ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस किया होगा, दैट ये सुप्रीम कोर्ट तो तीसरा स्टेज है, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट भी गया है, हाई कोर्ट के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गया है। रीएप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस हर बार होता है, बट मैं फिर भी वही कह रहा हूँ, जो एक बार जो बात इन्वेस्टिगेशन में नीचे लिखी गई है, ये कोर्ट प्रोसेस इज एन एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, इट्स नॉट द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है दैट इज द प्राइमरी थिंग। और ये जो नया कल्चर चल रहा है, ये बुलडोजर जो सब न्यूसेंस फैलाया जा रहा है, दिस इज ऑल गोइंग टू कॉज ट्रबल। और जब तक पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पार्ट अलग अलग नहीं होगा, प्रॉपर एविडेंस कोर्ट के सामने नहीं आएगी, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दे जस्ट एप्रिशिएट एंड री एप्रिशिएट द एविडेंस। वो कोई नया एविडेंस नहीं ले आते हैं उसमें, है ना। तो इसीलिए ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पे सारा चीज डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीपिका नयाल जी हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुकी है। दीपिका जी, हम बात कर रहे हैं जो जिस तरीके से देवभूमि की दो बेटियों के इंसाफ की मांग की जा रही है, जहां पर अंकिता भंडारी को लेकर लगातार, वहीं पर कल अनामिका के फैसले को आने के बाद क्या हमारे समाज पर इसका असर पड़ेगा, ये भी सवाल है कि आने वाली पीढ़ियों पर क्या ये किस तरह से ये नज़ीर साबित होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से निचली अदालत के फैसले के बाद अब जो सर्वोच्चतम न्यायालय ने ये फैसला सुनाया, उसको लेकर मेरा सवाल था, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर किरण नेगी को न्याय नहीं मिल सकता है तो अंकिता की तो आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। नैनीताल हाई कोर्ट सजा दे भी देगा तो आरोपी उसके बाद ऊपरी अदालत में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहां पर फैसला पलट दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब को न्याय मांगने का हक तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आपको न्याय मिलेगा ही नहीं। अगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, उन 3 लड़कों ने अगर हैवानियत नहीं की, रेयरेस्ट ऑफ रेयर्स केस नहीं माना गया उसको हाई कोर्ट की तरफ से, तो फिर हत्या किसने की किरण नेगी की? मुझे ये जानना है कि आखिर वो लड़की मरी तो मरी कैसे, उसके अंदर रॉड मिली कैसे, उसके आंखों में पेचकस किसने घुसाया, उसकी आंखें किसने फोड़ी, किसने उसके मुंह पर तेजाब डाला? इन सारे सवालों का जवाब भी तो चाहिए। आप मुझे बताइए कि कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा, किसने उसे मारा है? अगर इन तीनों ने नहीं मारा है तो अगर हाई कोर्ट का फैसला गलत है तो हाई कोर्ट पर ताला लगा दीजिए। हाई कोर्ट की तो फिर जरूरत ही नहीं है ना, सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को ही अगर करना है तो। आप हाई कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं, लोअर कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि डीएनए मैच नहीं हो रहा, भैया बाल मैच नहीं हो रहा, कभी पुलिस के पास सबूत नहीं है। तो फिर हाई कोर्ट ने वो फैसला कैसे दिया? यानी कि हाई कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वो सही नहीं थी, लोअर कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी वो सही नहीं थी। तो फैसला किसका सही है और किसका गलत है? आज वो तीनों आरोपी छूटकर बाहर आ जाएंगे और सोचिए उस परिवार पर क्या बीतेगी, और जिन लोगों ने इसके लिए आवाज उठाई थी वो कितने दहशत में होंगे और कितना ज्यादा डर उनके अंदर होगा। क्योंकि उसी वक्त सुनवाई में उसके पिता ने मुझे कई बार बताया कि सुनवाई के दौरान ये लोग बोलते थे कि तुम्हें बाहर जाकर मारेंगे, काट देंगे। तो आप सोचिए, जब तीनों आरोपी समाज का हिस्सा बन गए हैं, आप अगर भीड़ में जा रहे हैं तो आपको यह नहीं मालूम होगा कि वो तीनों लड़के हैं कौन। क्या पता वो हमारे पास में ही हो और हमारे पास में ही बैठे हो और हमारी सारी बातों को सुन रहे हो, हमें मालूम ही नहीं चल सकता कि वो कौन है। तो आपने उसे फ्री कर दिया है, वो पब्लिक का हिस्सा बन चुके हैं अब। और अब कहाँ जाएंगे? अगर आप रिव्यू पिटीशन डालते हैं, तो मेरी वकील साहब से बात हो रही थी, 99% कम चांसेस होते हैं कि किसी पर सुनवाई हो जाए। अब कुछ करिश्मा ही हो सकता है, और मुझे तो लगता है कि अब परिवार को सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे देवभूमि के दंगल में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दीपिका जो न्याल सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये वही हैं जो कल अनामिका के पिता के साथ उनके खड़ी थी। फिलहाल इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा है पत्र। रामपुर के मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह को हटाने की मांग, रामपुर के उपचुनाव को प्रभावित करने की जताई आशंका। सपा का एक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा, रामपुर के उपचुनाव को प्रभावित करने की जताई आशंका। सपा का एक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा तो के श्रीवास्तव, हरीश चंद्र यादव, राधेश्याम यादव ने सौंपा पत्र। सपा ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली की आशंका जताई। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र। रामपुर के मंडलायुक्त अनंजय कुमार सिंह को हटाने की मांग। रामपुर के उपचुनाव को प्रभावित करने की जताई आशंका। सपा का एक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा, रामपुर के उपचुनाव को प्रभावित करने की जताई गई है आशंका। सपा का एक दल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास पहुंचा। के श्रीवास्तव, हरीश चंद्र यादव, राधेश्याम यादव ने सौंपा पत्र। सपा ने रामपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली की आशंका जताई। तो देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर